हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कंसेप्ट थे रोटेशनल मोशन में वो हमने कवर कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टॉर्क का कंसेप्ट। ठीक है, टॉर्क का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद टॉर्क पे बेस्ड 5-6 कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करना है। भले ही उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना है, या उसको वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो क्या करना है, वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने कहा था, क्रॉस प्रोडक्ट जरूर पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई फोर्स F है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो है r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर और उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो है F वेक्टर। तो बेटा उस फोर्स का जो टॉर्क है हम ओरिजिन O पॉइंट के अबाउट जो देंगे वो दिया जाता है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ से, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, मतलब पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स। ठीक, तो यानी कि हमें जो टॉर्क अगर निकालना है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना जरूरी है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो आर क्रॉस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। तो आर का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। ठीक, एफ क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, थीटा है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल। जिन दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एंगल भी उन्हीं के बीच का लेना होता है। तो हम आर और एफ के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो थीटा भी आर और एफ के बीच का ही एंगल है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर वाले एरो को या लाइन को इधर एक्सटेंड करो तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ही तो दिख रहा है, तो आर क्रॉस एफ से आर एफ साइन थीटा। ठीक, चलिए अब जरा इसको सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपके सामने सवाल आता है ऐसा कि टॉर्क निकाल दो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालने को अगर आता है तो सुनना बेटा ध्यान से। आर एफ साइन थीटा, एक काम करते हैं, ये एफ साइन थीटा को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एफ साइन थीटा को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने, देखना ध्यान से। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा, ये इस फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि पोजीशन वेक्टर के कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो पोजीशन वेक्टर के कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। इसलिए एफ साइन थीटा को अगले स्टेप में मैंने एफ परपेंडिकुलर लिख दिया, एफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो टॉर्क का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ, R इंटू एफ परपेंडिकुलर, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। फोर्स का वो कंपोनेंट जो उस पोजीशन वेक्टर के कैसा आ जाए, परपेंडिकुलर। ठीक, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो साइन थीटा जो मैंने एफ के साथ लिखा था वो साइन थीटा मैं आर के साथ लिख देता हूं, आर के साथ लिख देता हूं, आर साइन थीटा। तो ध्यान से देखना, ये आर साइन थीटा वाली चीज अलग से क्या दिख रही है, ध्यान से देखो। ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, इसकी लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। इसको ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। इस लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, इस फोर्स वाली लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकाला जो उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर साइन थीटा। अरे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो इसीलिए आर साइन थीटा को मैंने लिख दिया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, यानी कि आर परपेंडिकुलर का मतलब कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दो तरीके होते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आसानी से। या तो आप फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या आप पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकाल लो जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों सूरत में आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे या पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे? तो इसका जवाब है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या निकालना ज्यादा आसान है।
जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन में, तो यहां तक देख लिया अपन ने। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो जैसे ये एक सवाल है, इस सवाल में मैंने क्या दिखाया कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो एक ऐसे पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है एंड दैट इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। वो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है और साथ ही साथ उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है 37 डिग्री। तो मैंने पूछा है कि बताओ उस फोर्स का जो टॉर्क है ओरिजिन या ओ पॉइंट के अबाउट वो कितना आएगा, वो कितना आएगा। तो अब बेटा टॉर्क कैलकुलेट करने का जो तरीका हमने सीखा था उसके हिसाब से हमें दो चीजें समझ में आती हैं कि या तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लें जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए, ये भी कर सकते हो, या आप पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकाल लो जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए। तो यहां पर मुझे ज्यादा आसान लग रहा है निकालना पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फोर्स या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड आएगी, ये वाली, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर वाली ये वाली जो साइड है वो मुझे निकालनी है। ये 5 है, ये एंगल 37 है, तो 5 का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 5 sin 37। बस इतनी सी गणित करनी थी। अब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ गया दैट इज 5 sin 37 इंटू फोर्स कितना है 10, 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 30। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 30। अच्छा अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की सर ये जो टॉर्क आएगा ओ पॉइंट के अबाउट उसका डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यू तो 30 आपने बता दी। तो ध्यान से देखो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ करना किसके बीच में है, पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। तो जब हम किसी भी दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे हाथ की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते हैं। राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। ऐसे केस में हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, थंब, उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पोजीशन वेक्टर इधर है, फोर्स इधर है, तो सीधे हाथ की फिंगर्स को जब मैं पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ मोड़ूंगा तो ऐसे मुड़ रही है, इस तरह से, इस तरह से मुड़ रही है। सीधे हाथ की फिंगर्स को ऐसे क्लॉकवाइज मोड़ रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से फोर्स तक मोड़ना है तो क्लॉकवाइज आ रही है ना। तो ऐसे केस में मेरा जो थंब आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसलिए -k कैप, और यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क आ गया। नेक्स्ट का सवाल देख लो, यहाँ पर भी देख लो एक सवाल। यहाँ पर दो फोर्सेस ले लिए मैंने, एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो एक ऐसे पॉइंट पे लग रहा है जो एक्स एक्सिस पर ही है, ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये 5 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का और उसका पोजीशन वेक्टर जो है उसकी वैल्यू 4 मीटर है और वाई एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो हमें बताना है ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में। तो मैं पहले 5 न्यूटन का टॉर्क लिखने जा रहा हूं, उस 5 न्यूटन के टॉर्क को मैं ऐड कर दूंगा 4 न्यूटन के टॉर्क के साथ, किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखना, पहले मैं 5 न्यूटन का टॉर्क लिखने जा रहा हूं ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट 5 न्यूटन का टॉर्क। तो यहां पर ध्यान से देखना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है उसकी डिस्टेंस सीधी उसकी वैल्यू कितनी दी है, सीधी साधी 2 मीटर। तो यहां पर मुझे क्या आसान लग रहा है निकालना कि पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकाल लूं जो फोर्स के परपेंडिकुलर आए, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लूं जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा हो। तो यहां पर मुझे क्या आसान लग रहा है कि मैं फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लूं जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा हो, जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट। ये एंगल 53 है, वैल्यू 5 है, तो ये कंपोनेंट जो आएगा फोर्स का परपेंडिकुलर वाला वो कितना आ जाएगा 5 sin 53, ये आ जाएगा। तो बस खत्म कहानी। तो 5 न्यूटन का जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 5 फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए, दैट इज 5 sin 53। साथ ही साथ डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा, डायरेक्शन ओ पॉइंट के अबाउट इस 5 न्यूटन के फोर्स के टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। तो फिर से वही कहानी बेटा कि पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे, पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे। तो जब मैं सीधे हाथ की उंगलियों को पहले मैं पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाऊंगा और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ूंगा, तो ऐसे जब मैं अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को मोड़ूंगा तो मेरा थंब बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैं के कैप लिख देता हूँ प्लस
प्लस अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस वाले फोर्स की 4 न्यूटन की। बेटा यहाँ पर क्या निकालना आसान होगा, यहाँ पर 4 न्यूटन का जो फोर्स है उसकी लाइन को पीछे एक्सटेंड करो, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या आसान होगा कि मैं पोजीशन वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वाई एक्सिस से एंगल 60 डिग्री है, उसका मैं ये वाला कंपोनेंट निकाल लूँ जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा हो, उसका मैं ये वाला कंपोनेंट निकाल लूँ, 4 मीटर का ये कंपोनेंट निकाल लूँ जो फोर्स के या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा हो। तो ये वैल्यू 4 है और ये एंगल 60 है, तो इधर कंपोनेंट जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 4 cos 60 डिग्री। ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 cos 60 डिग्री। तो बेटा टॉर्क यहाँ पे अब मैं 4 न्यूटन का लिखने जा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर आ रहा है वो कितना है 4 cos 60 डिग्री इंटू फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन। साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात कर लें बेटा, ओ पॉइंट के अबाउट मुझे 4 न्यूटन के फोर्स का टॉर्क लिखना है, तो मुझे क्या पता है कि मैं पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ले जाऊंगा, राइट हैंड के फिंगर्स को पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाऊंगा और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ दूंगा। तो ऐसे केस में कैसे मोड़ना पड़ रहा है मुझे, ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे ले जाऊंगा और फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ दूंगा, आर क्रॉस एफ, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ उंगलियों को मोड़ दो। तो ऐसे जब मेरी उंगलियां जो है राइट हैंड की वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि ये भी प्लस के कैप, तो ये भी प्लस के कैप, ये भी प्लस के कैप, कोई भी माइनस नहीं है तो सीधा ऐड करेंगे। साइन 53 की वैल्यू 2 इंटू 5 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5 के कैप प्लस 4 cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 4 के कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट, 4 और 2 8, और यहाँ पे कितनी आ रही है 4 और 2 8, तो 8 और 8 16 के कैप न्यूटन मीटर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज एक बार ध्यान दे देना। कितना आ गया 16 के कैप न्यूटन मीटर। ठीक है, आउटवर्ड कह लो टॉर्क को या एंटी क्लॉकवाइज कई बार कहा जाएगा कह लो, देखो ठीक। चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया आपको कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करना है। डिपेंड करेगा सवाल पे कि आप पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना चाहते हो जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए, पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना चाहते हो जो फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए, या फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना चाहते हो जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए। आप कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से, डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब टॉर्क पे ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि टोटल टॉर्क बताना है हमें पाइवट पॉइंट ए के अबाउट हमें बताना है, प्रोवाइडेड बाय द फोर्सेस शोन इन फिगर। एल की वैल्यू है 3 मीटर, मतलब ए के अबाउट, कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि ए पॉइंट के अबाउट जितनी भी फोर्सेस हैं उन सारी फोर्सेस का टॉर्क बता दो ए पॉइंट के अबाउट। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखिए ए पॉइंट के अबाउट मैं नेट टॉर्क लिखूंगा तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं 90 न्यूटन की, एक तो 90 का लिखूंगा, प्लस फिर कौन सी लग रही है 60 न्यूटन की, 60 का लिखूंगा, प्लस फिर कौन सी लग रही है 80 न्यूटन, 80 का लिखूंगा, फिर दूसरी कौन सी लग रही है 70 न्यूटन, 70 का लिखूंगा, प्लस फिर इसके बाद 50 न्यूटन, 50 का लिखूंगा। ठीक, इन सब का लिखूंगा। एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 90 न्यूटन का टॉर्क लिखूंगा। बेटा 90 न्यूटन की जो फोर्स है, 90 न्यूटन की जो फोर्स है ना, वो उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी 0। भाई साहब उस पॉइंट से लेकर फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 0, फोर्स ही उस पॉइंट पे लग रहा है ना, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। तो याद रखना कि whenever a force passes through a particular point then the torque of that force about that point will always be 0। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 60 न्यूटन के टॉर्क की। 60 न्यूटन का जो फोर्स है उसका टॉर्क, 60 न्यूटन का जो फोर्स है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 60 न्यूटन का जो फोर्स है, 60 न्यूटन का जो फोर्स है, उसका टॉर्क ए पॉइंट से के अबाउट निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट से लेकर 60 न्यूटन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 60 न्यूटन बिल्कुल सीधी लग रही है, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधी। तो ए पॉइंट से 60 न्यूटन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधी L/2 है, सीधी L/2। तो 60 न्यूटन के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो मैं कितना लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी L/2, L/2 का जो मतलब हुआ, L/2 का मतलब कितना हुआ 3/2, जस्ट अ सेकेंड, 3/2 इंटू 60,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 90, ठीक है, ये कितना आ गया 90। डायरेक्शन भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। जब आप ए पॉइंट के अबाउट 60 न्यूटन का टॉर्क निकालेंगे, ए पॉइंट के अबाउट 60 न्यूटन का टॉर्क निकालेंगे, तो बेटा ध्यान से देखना कि आप आर क्रॉस एफ पोजीशन वेक्टर से फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ोगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो कैसे मुड़ रही हैं, देखना सीधे हाथ की उंगलियों को इस तरह से। ए पॉइंट के अबाउट 60 न्यूटन का जब टॉर्क निकालेंगे तो राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो क्लॉकवाइज मुड़ रही है। तो ऐसे केस में थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड आ रहा है। तो इसका जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ड आ रहा है। तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड समझ जाना, ठीक है। इसी तरह से अब मैं बात कर लेता हूं किस फोर्स की, हाँ अब बात कर लेते हैं अपन 80 न्यूटन के फोर्स की। 80 न्यूटन के फोर्स के टॉर्क की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ए पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस तो कितनी है, सीधी L/2 है। तो L/2 का मतलब 3/2 इंटू, अब यहां पे हमें 80 न्यूटन का वो कंपोनेंट निकाल लेना चाहिए, 80 न्यूटन का वो कंपोनेंट निकाल लेना चाहिए जो इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए। तो 80 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री, तो बेटा 80 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 80 sin 30। तो 3/2 इंटू 80 sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 और 2 4, 20 और इंटू 3 60, ये 60 आ रही है वैल्यू। डायरेक्शन की बात करें बेटा, जब 80 न्यूटन की फोर्स का टॉर्क हमें निकालना है ए पॉइंट के अबाउट, तो पहले हम पॉइंट से लेके उस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, वहां से लेके फोर्स तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी तरफ उंगलियों को ले जाएंगे और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ देंगे सीधे हाथ की फिंगर्स को। पॉइंट से लेके फोर्स तक की जो पॉइंट फोर्स जहां पे लग रहा है वहां तक हम उंगलियों को ले जाएंगे सीधे हाथ की और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ देंगे। तो ऐसे केस में बेटा अपना थंब है वो कहां पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, राइट हैंड की बाहर की तरफ। तो बाहर मतलब मैं डॉट से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाहर मतलब मैं डॉट से शो कर, इनवर्ड मतलब क्रॉस से, बाहर मतलब डॉट से। आप चाहो तो माइनस के कैप और प्लस के कैप लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा आसान लगेगा ये माइनस करना तुम्हें थोड़ा आसान। तो ये माइनस के कैप और ये मैं प्लस के कैप लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद किसकी करनी है, 70 न्यूटन की। तो 70 न्यूटन के टॉर्क की बात और कर लेते हैं बेटा, 70 न्यूटन के टॉर्क की बात और कर लेते हैं। जब 70 न्यूटन का टॉर्क हम लिखेंगे तो ध्यान से देखना, ए पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर 70 न्यूटन लग रहा है वो सीधी कितनी है, L/2 L का मतलब 3 इंटू, और यहां पर क्या आसान होगा, यहां पर आसान होगा 70 न्यूटन का वो कंपोनेंट निकाल लेना जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए। तो 70 न्यूटन इधर लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल 60 हो गया। तो 70 का ये कंपोनेंट 70 cos 60, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 cos 60। तो 3 इंटू 70 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा कितना 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 105, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्शन की बात कर लें बेटा, तो डायरेक्शन देखो, ए पॉइंट से लेके 70 तक की तरफ उंगलियों को मोड़ना है, सीधे हाथ की उंगलियों को ए पॉइंट से लेके जाना है जहां पे 70 का फोर्स लग रहा है वहां तक, और फिर 70 की तरफ मोड़ देना है, ए पॉइंट से सीधे हाथ की उंगलियों को यहां तक ले जाना है 70 की तरफ और फिर 70 की तरफ मोड़ देना है। तो उंगलियां सीधे हाथ की कैसे मुड़ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे केस में जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं तो अंगूठा कहाँ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर मतलब टॉर्क कहाँ आ गया, बाहर, यानी कि प्लस के कैप लिख लो, ठीक। चलिए लास्ट में एक और बचा, वहां पे 50 न्यूटन का टॉर्क। तो 50 न्यूटन का टॉर्क बेटा ध्यान से देखना, 50 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। 50 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। और ए पॉइंट से लेकर अगर मैं 50 न्यूटन तक, ए पॉइंट से लेकर, यहाँ ए पॉइंट है, ये है, तो ए पॉइंट से लेके 50 न्यूटन तक अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये भी एक्स एक्सिस में ही आ रहा है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर जो है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अगर साइन 0 आ रहा है तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो बेटा ये सारे जितने भी फोर्सेस थे उन सब का हमने टॉर्क निकाल लिया। अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं।
तो ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस के कैप है, ये प्लस के कैप है, ये प्लस के कैप, तो प्लस प्लस वाले ऐड हो गए 165, 60 और 105, माइनस वाला उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस वाला जो है वो उसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 90 के कैप, कितना है ये 9 और 7 16, तो 75 के कैप न्यूटन मीटर। हालांकि उसने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो 75 न्यूटन मीटर इज द आंसर। ठीक है, सीख गए टॉर्क, यहाँ पे क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा इसकी जो प्लेबैक स्पीड है उसको कम करके आराम से इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए तब तक हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए, हाँ भैया देखो, एक व्हील है, यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं और हमें बताना है कि ये जो व्हील है उसका रेडियस भी 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इन सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है बेटा, इन सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है, इन सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है, हमें सेंटर के अबाउट हमें बताना है कि नेट टॉर्क कितना आएगा। सेंटर के अबाउट हमें बताना है नेट टॉर्क जो है वो कितना आएगा इन सारे फोर्सेस का। ठीक बेटा, पहले मैं एक एक करके आपको इसी डायग्राम में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, पहले मैं ए वाले पॉइंट की बात करूँ, ए वाले पॉइंट की, जहाँ पे अपन को करना क्या है, मेहनत कहाँ करनी है कि पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर हो, या फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना है जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ये हम करने जा रहे हैं पहले, तो इस पर ध्यान देना। देखना एक चीज़, अगर मैं ए पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ओ से लेके ए तक का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ओ से लेके ए तक का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो ऑलरेडी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऑलरेडी एंगल दिया है sin 90, सिंपली sin 90 ऑलरेडी, कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। फोर्स ऑलरेडी पूरी की पूरी परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर के, फोर्स जो है वो पोजीशन वेक्टर के ऑलरेडी पूरी की पूरी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का कोई कंपोनेंट जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आए निकालने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यही किस्सा डी के साथ है। डी पॉइंट पे फोर्स 9 न्यूटन का कहाँ लग रहा है, नीचे। तो ओ से लेके डी तक अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो बेटा फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो किसी का कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा नीचे की तरफ, पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा नीचे की तरफ। ठीक, तो देखना बेटा ध्यान से, ओ से लेके सी तक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो ऐसे नीचे आएगा। उसके बाद ये ओ से लेके बी तक अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, ओ से लेके बी तक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये पोजीशन वेक्टर इधर आएगा। मैं अलग चाहो ड्रॉ कर देता हूं, बी वाला जो है वो मैं अलग से बता देता हूं। ओ से लेके बी तक ये रहा तुम्हारा बी पॉइंट, और ये फोर्स कितना है 8 न्यूटन, और साथ ही साथ ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो बेटा ध्यान से देखना, ओ से लेकर अगर मैं बी पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर तुम्हारा, हालांकि इसकी वैल्यू 0.2 मीटर है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, फोर्स का 8 न्यूटन का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, ये कितना हो जाएगा 8 sin 30, 8 sin 30। ठीक है, बाकी ए और डी में तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर दे रखा है। सी की बात करूं मैं बेटा, सी की, तो सी में जरा ध्यान से देखना, सी की बात ध्यान से देखना, ये बी की बात कर ली, सी की बात कर ले। सी पॉइंट में ये पॉइंट ओ है, सी पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर यहाँ है, ओ से लेके सी तक का पोजीशन वेक्टर ये हुआ नीचे की तरफ। ठीक, और सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स 6 न्यूटन की लग रही है ऊपर। तो बेटा ध्यान से देखना, ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो अगर सी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर आर एफ साइन थीटा लिखूंगा, आर की वैल्यू 0.2, फोर्स कितना 6, एंगल कितना है दोनों के बीच 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है 0। तो सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ रहा है 0, सी पॉइंट के अबाउट कितना आ रहा है 0। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा था कि सी पॉइंट से पास होने वाला जो फोर्स है वो ओ से भी पास होगा। उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन मतलब उस फोर्स वाली जो लाइन है वो लाइन ओ पॉइंट से भी पास हो रही है। तो
तो अगर कभी भी कोई फोर्स या उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क हमेशा ही जीरो आएगा, हमेशा ही जीरो आएगा। बी का समझ गए कैसे किया गणित? सिंपल हमने क्या किया कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो निकाल लिया, कितना आया 8 sin 30, ठीक। सी का कितना आ रहा है 0। रही बात ए और डी की, तो ए और डी कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि वहां कंपोनेंट निकालने की मेहनत नहीं है। ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 0.2 मीटर में लिखा है मैंने, ठीक है 0.2, और फोर्स कितना है 4, तो यानी कि कितनी आ गई 0.8। और डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन की बात करें तो डायग्राम देखना ध्यान से प्लीज फिर से। पॉइंट से लेके जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स निकाला वहां से लेके 4 न्यूटन तक हम उंगलियों को मोड़ेंगे सीधे हाथ की, तो उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, ऐसे मुड़ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे मुड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है, तो 0.8 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख लिया। उसके बाद बात करें बेटा बी पॉइंट की, उसके बाद बात करें हम बी पॉइंट की। अच्छा बी तो ये मैंने लिख ही लिया, बी के अबाउट भी टॉर्क तो लिखी लूँ कम से कम। बी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ तो देखो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी आर यानी कि 0.2, और फोर्स कितना लग रहा है 8 sin 30, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये भी कितना आ गया 0.8। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, इसका डायरेक्शन कैसा आएगा ध्यान से देखना। ओ से लेकर अगर मैं फोर्स तक उंगलियों को मोड़ूंगा, पॉइंट से लेकर फोर्स तक उंगलियों को मोड़ूंगा, पॉइंट से लेकर फोर्स तक अगर मैं उंगलियों को मोड़ूंगा तो मेरी जो उंगलियां हैं सीधे हाथ की वो ऐसे मुड़ रही हैं क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रही हैं, क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रही है, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। सी का तो जीरो है ही बेटा, सी का तो जीरो है ही। रही बात डी की, डी का और देख लेते हैं। डी पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ओ पॉइंट से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.2 इंटू फोर्स कितना लग रहा है 9 न्यूटन, तो ये कितना आ गया 1.8। और डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन की, तो बेटा फिर से देखना ओ पॉइंट से लेकर, अगर मैं ओ पॉइंट से लेकर डी तक फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरी फिंगर्स कैसे मुड़ रही हैं, क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रही हैं यहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया 1.8 क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखो नेट टॉर्क कितना आ गया ए का और बी का, नेट टॉर्क कितना आ गया यहाँ से, ए का और बी का इक्वल एंड अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ए का और बी का इक्वल एंड अपोजिट है तो ए और बी का कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ ए प्लस टाउ बी प्लस टाउ सी प्लस टाउ डी मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ए और बी का तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, ए और बी का तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, समझ रहे मेरी बात। ए का कितना है 0.8 है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, बी का कितना है, बी का भी कितना है 0.8 है लेकिन क्लॉकवाइज है, सी का कितना है, सी का 0 है, और डी का कितना है, डी का जो है वो 1.8 है क्लॉकवाइज। तो ए और बी का इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कट जाएगा, सी का तो वैसे ही 0 है, तो बचा कितना डी का, तो डी का कितना है 1.8 क्लॉकवाइज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नेट टॉर्क आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाँ भैया देखते जाओ, सवाल पढ़ो जब तक। सवाल में क्या कहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका O क्या है सर, यहाँ पे सेंटर है, F1 F2 F3 तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और वो ये कह रहा है कि टोटल टॉर्क जो है O पॉइंट के अबाउट वो कितना है 0, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। O पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क जो है वो कितना है 0, तो F3 का मैग्नीट्यूड जो है ये तुम्हारी क्या है F3, इसका जो मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ F1 एंड F2 कितना होना चाहिए, F1 एंड F2 कितना होना चाहिए। देखते हैं भैया, पहले तो ये ट्रायंगल बना लें, थोड़ा सा बड़ा बना लें, आपको डायग्राम समझ में आया। ये रहा A पॉइंट, ये B है और ये C है। ठीक, ये हो गया A O। अब F3 वाली जो फोर्स है, F3 वाली वो इधर लग रही है, इस तरफ F3 लग रही है, इधर की तरफ लग रही है F2 इस लाइन के अलोंग,
इस लाइन के अलोंग क्या लग रही है, F2 लग रही है, और इस लाइन के अलोंग क्या लग रही है, F1 लग रही है। इस लाइन के अलोंग क्या लग रही है, F1 लग रही है। ठीक, हमें टॉर्क निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो फोर्स की, वो दी है तीनों, और पॉइंट से लेके फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, पॉइंट से लेके फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वो निकालनी पड़ेगी। हालांकि उसकी निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखना ध्यान से। एक बात तो तय है ना कि ओ पॉइंट से लेकर इन सारे फोर्स तक या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर ओ से लेकर इन सारे फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं अगर, तो सबकी डिस्टेंस सेम आ रही है, ए ओ सेंटर है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए। ठीक, सबकी डिस्टेंस सेम है ना। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क किस किस का लिखना है, F1 का प्लस F2 का प्लस F3 का। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पे O पॉइंट के अबाउट अगर मैं F1 के टॉर्क का डायरेक्शन देखूं, O पॉइंट के अबाउट F1 के टॉर्क का डायरेक्शन देखूं, O पॉइंट के अबाउट F1 के टॉर्क का डायरेक्शन देखूं, तो डायरेक्शन कैसा आ रहा है बेटा, O से लेकर अपने F1 तक मैं सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊंगा और फिर F1 की डायरेक्शन में मोड़ दूंगा। O से लेके F1 तक मैं अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को लेके जाऊंगा और F1 की डायरेक्शन मोड़ दूंगा, तो फिंगर्स कैसे मुड़ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। F1 इधर लग रहा है ना, तो O से F1 तक आप उंगलियों को मोड़ोगे तो कैसी मुड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया F1 का अगर मैं टॉर्क लिखूं तो F1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, F1 का जो टॉर्क आएगा वो आएगा F1 इंटू ए, और उंगलियां कैसे मुड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज सीधे हाथ की, तो अंगूठा ऐसे केस में कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो के कैप लिख दूंगा मैं, प्लस F2 की बात करूं मैं, F2 वाले फोर्स की बात करूं तो F2 के फोर्स का जो टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट, उसका डायरेक्शन में लिखता हूं, पहले तो डायरेक्शन देखता हूं मैं यहाँ पे। O से लेके F2 तक मैं सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ मैं अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊंगा और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ूंगा। तो ऐसे केस में मेरी उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है फिर से सीधे हाथ का। O से लेके F2 तक मैं सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊंगा और मोड़ूंगा तो अंगूठा फिर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि F2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, F2 का टॉर्क यहाँ पर हो जाएगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, और बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए प्लस के कैप, इसलिए प्लस के कैप। ठीक, इसके बाद बात करें F3 की बात करें तो F3 का टॉर्क तो कितना आएगा, वही टॉर्क तो वही आएगा F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। साथ ही साथ टॉर्क का डायरेक्शन जो आएगा, ध्यान से देखना, O से लेके F3 तक अगर मैं सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊं और घुमाऊं, O से लेके F3 तक सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाऊं और घुमाऊं, तो उंगलियां कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। जब सीधे हाथ की उंगलियां O से F3 तक घूमेंगी क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर मतलब माइनस के कैप, अंदर मतलब माइनस के कैप। अब भैया वो सवाल में कह दिया है कि O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0, तो ये माइनस का है ना, इसको इधर ले आओ, तो F3 इंटू ए इज इक्व टू F1A प्लस F2A, तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 प्लस F2, ये F3 की वैल्यू आ गई। आया समझ में, तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट। मतलब गड़बड़ी कहाँ होगी, गड़बड़ी डायरेक्शन में होगी और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन कैसे याद रखना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से लेके फोर्स तक उंगलियों को ले जाओ और फिर फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ दो। ठीक, यही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि y इक्वल टू 3x प्लस 4 की लाइन के अलोंग लग रहा है। आपको ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है कि एक लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 4, इस लाइन के अलोंग एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। तो ऐसे केस में उस 2 न्यूटन के फोर्स का जो टॉर्क है वो ओरिजिन के अबाउट कितना आएगा, ये आपको ट्राई करना है। होमवर्क में मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, एक सिंपल सा सवाल ये कि यहाँ पे फोर्स है एक ऐसे पॉइंट पे है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और उस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो टाउ आ रहा है। तो कुछ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं, तो भैया देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि टॉर्क जो होता है वो कैसे आता है, r क्रॉस f से।
पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो जब कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वो जो वेक्टर आएगा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते हैं। मतलब घुमा फिरा के उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। यानी कि टॉर्क पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं टॉर्क और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा 90 और कॉस 90 कितना होता है 0। इसी तरह से मैं टॉर्क और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं तो टॉर्क एफ दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये आ गया सिंपली। तो याद रखेंगे टॉर्क is always perpendicular to position vector and torque is always perpendicular to force vector, या फिर torque is always perpendicular to plane containing r vector and f vector। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको कराने हैं वो मुझे कराने हैं कि टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालना होता है, फिर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। सुनना ध्यान से। जैसे मान लो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है R2 वेक्टर और फोर्स जो लग रहा है वो है F वेक्टर। अब बेटा अगर उस फोर्स का टॉर्क डायरेक्टली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 है और फोर्स कितना है F, तो हम R2 और F का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते, डायरेक्टली R2 और F का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते, सिंपली कुछ नहीं हो, डायरेक्टली ये हो जाता। लेकिन वो टॉर्क पूछ रहा है उस फोर्स का एक ऐसे पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। मतलब ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछ रहा है इस बार फोर्स का जो टॉर्क है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उस फोर्स का टॉर्क किसी और पॉइंट के अबाउट जिसका खुद का कुछ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क, ध्यान देना। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 वेक्टर। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, R1 वेक्टर। कितना हो गया, R1 वेक्टर। तो बेटा बी पॉइंट पे लगने वाले फोर्स का जो टॉर्क है विद रिस्पेक्ट टू ए वाले पॉइंट के वो दिया जाएगा R21 क्रॉस F, R21 क्रॉस F, R21 क्रॉस F। ये R21 क्या है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, सॉरी बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का, उस फोर्स का अगर वो टॉर्क पूछता ओरिजिन के अबाउट तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ओरिजिन के अबाउट पूछ रहा है ना, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है ना, तो हम पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में लेते हैं कि ओरिजिन से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R2 वेक्टर और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते। लेकिन इस बार वो उस फोर्स का टॉर्क पूछ रहा है ए पॉइंट के अबाउट, किसी और पॉइंट के अबाउट, तो हमें पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का जिस पे फोर्स लग रहा है हमें ऑब्वियसली उसी पॉइंट के अबाउट चाहिए पोजीशन वेक्टर जिसके अबाउट टॉर्क निकालना चाह रहा है वो। उस समझ में आ रही है मेरी बात। बी पॉइंट के अबाउट अगर वो फोर्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि टॉर्क बताओ ए पॉइंट के अबाउट, तो हमें बेटा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट निकालना पड़ेगा टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। भैया जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके अबाउट पूछ रहा है, जिसके अबाउट पूछ रहा है तो पोजीशन वेक्टर वहीं से लेना है ना यार, वही किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ए से ए के रिस्पेक्ट में बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 लिख दिया मैंने। तो बस एक बार पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे हम फोर्स के साथ। ठीक, और R21 कैसे कैलकुलेट करेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर का याद रखना, R2 वेक्टर कौन सा पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रहा है
और r1 वेक्टर कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जहां पे आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक सवाल देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक सवाल देख लेते हैं हमें। देखिए, इसने बोला है कि एक फोर्स है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो एक पॉइंट पे लग रही है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप, और उस फोर्स का टॉर्क पूछा है एक ऐसे पॉइंट के अबाउट जिसका पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो बेटा ध्यान से, पहले डेटा लिख लो, पहले सबसे पहले डेटा लिख लो। फोर्स तो दिया है डायरेक्टली, फोर्स कितना दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, r2 वेक्टर से। तो फोर्स अपनी किस पॉइंट पे लग रही है, i कैप माइनस जे कैप पे, यानी कि r2 वेक्टर कितना हो गया i कैप माइनस जे कैप। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, r1 वेक्टर से। सो ये कितना हो गया i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब जरूरत किसकी है, r21 वेक्टर की। r21 का मतलब क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो i में से i को सब्ट्रैक्ट करोगे, i में से i गया 0, i कैप का कुछ नहीं बचेगा। फिर r2 माइनस r1 में से माइनस जे कैप माइनस जे कैप करोगे, जे कैप भी कट जाएगा। r2 वेक्टर में k कैप है नहीं, 0 है, तो 0 माइनस 1 माइनस k कैप बचेगा। तो r21 वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी बची, माइनस k कैप। तो अब जो टॉर्क आएगा उस पॉइंट के अबाउट वो कितना हो जाएगा, r21 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ। r21 वेक्टर कितना आ रहा है, माइनस k कैप। फोर्स कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वैसे कर लेते हैं। k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या होता है, j। k क्रॉस i क्या होता है, j, लेकिन एक माइनस साइन आ गया है तो इसलिए माइनस 2j। k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस, सिर्फ k क्रॉस j की बात कर रहा हूं मैं। k क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस j होता है माइनस i। k क्रॉस j क्या होता है, माइनस i, लेकिन एक और माइनस आ गया है इसलिए प्लस i। और k क्रॉस k तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए टॉर्क सिंपली इतना आ गया, माइनस 2j कैप प्लस i कैप न्यूटन मीटर, या i कैप माइनस 2j कैप न्यूटन मीटर। तो आपको बस ये इसके लिए गणित करनी है, बस इतनी सी ये गणित करनी है आपकी, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो करना आता है अपन को वेक्टर फॉर्म में वो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसी तरह से अब जैसे उसने सीधा ऑरिजिन के अबाउट पूछ लिया, सीधा ऑरिजिन के अबाउट, तो इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। r कितना हो गया 3i कैप माइनस जे कैप, और फोर्स कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये तुम्हारा होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कर सकते हो। ठीक, तो ऑरिजिन के अबाउट पूछा, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ऑरिजिन के अबाउट पूछा, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अरे सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछूं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r1 वेक्टर वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब वो कह रहा है कि वो पॉइंट ऑरिजिन है, तो r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो सीधा r21 में से सिर्फ r2 ही तो बचेगा, तो डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स के साथ। तो ऑरिजिन के अबाउट अगर पूछे तो कुछ नहीं करना, जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना फोर्स के अबाउट, ठीक, फोर्स के साथ, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे फिर अपन कंक्लूड करते हैं, देखना ध्यान से। उसने बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एक ऐसे जगह पे मूव कर रहा है जहां पे फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है, एफ आर आर कैप, और आर क्या है, आर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग विद द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं। एक कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, क्या है आर वेक्टर। अब सुना, वो ये कह रहा है, अब ये जो डेटा दिया है ना, ये वाला जो डेटा दिया है, ये वाला एफ वाला, इसको सुनना। वो ये कह रहा है कि जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कुछ इस तरह से एफ आर, मतलब पोजीशन का कुछ फंक्शन है, लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आर कैप, यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन बताता है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है
वो इसी पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, मतलब कि जो फोर्स है ना वो भी इधर ही लग रही है, इसी की डायरेक्शन में लग रही है, इसी की डायरेक्शन में लग रही है। तो अब बेटा यहाँ पे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर टॉर्क लिखें इस फोर्स का तो टॉर्क जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। अब पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? जीरो है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आर एफ साइन जीरो। अब साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो टॉर्क कितना आएगा? जीरो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज नॉट जीरो, गलत है। टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन इन इट। जब भैया टॉर्क ही नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, ये देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम? डीएल बाई डी टी। जब टॉर्क जीरो है तो डीएल कितना हो गया? जीरो। डीएल का मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब है आंसर कौन सा हो गया तुम्हारा? सिंपली थर्ड वाला, ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी चीजें पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम पूछ ले इस तरीके से, मान लो, समझे? तो ये हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कि हमें